हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 3 वीडियो। और आज इसमें हम लोग काफी सारे कोड देखेंगे जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग फॉर्मूले की मदद से और हम लोग ट्रेसिंग की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दूं, हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़ा है स्टूडेंट, तो मैंने एक फंडामेंटल रूल आपको बताया था क्या कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं तो अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो हम ये समझ के चलते हैं कि अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट है तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ठीक है, वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो 1 यूनिट ऑफ वर्ड लेगा। अगर वो कोई रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि लूप में, तो अगर कोई रिपीटेटिव स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके फ्रीक्वेंसी को काउंट करते थे, है ना। फ्रीक्वेंसी को काउंट करते थे और हमने फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड देखा भी था, जिससे हमें यह पता लगता था कि आखिर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। ठीक है, और हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट, मैं इस तरफ बता देता हूं। और हमने ये देखा था कि अगर मान लिया जाए जब हम किसी टाइम फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं या स्पेस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी टर्म्स होते हैं, या अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए, यहां पे हम बोल सकते हैं जो अनडोमिनेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो अनडोमिनेंट टर्म्स हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो कांस्टेंट बचता है हमारे पास उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आया है लाइक n² 3n² प्लस 50। अगर कोई ऐसा मेरे पास टाइम फंक्शन आया है तो यहां पे हम क्या करते थे स्टूडेंट कि जो अनडोमिनेंट टर्म्स है लाइक 50, इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। अब क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इनका जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो उसके सामने 50 यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे n आपको 1 2 3 लेकर नहीं सोचना है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है ना। तो आप इंफिनिटी तक सोचिए, आप n का बहुत बड़ा वैल्यू यहां पर लीजिए। तो n की बहुत बड़े वैल्यू के लिए जब आप यहां पे इस फंक्शन में पुट कीजिएगा n का वैल्यू, तो वहां पे 50 को हम लोग आराम से इग्नोर कर सकते हैं, वो एकदम छोटा सा वैल्यू हो जाएगा उसके सामने, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे अवॉइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे 3n²। हालांकि यहाँ मुझे इक्वल्स नहीं लिखना चाहिए, सिमिलर लिखना चाहिए 3n²। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को भी इग्नोर कर देते हैं और फाइनली हमारे पास बचता है क्या, n²। सो हम लिखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑर्डर ऑफ n²। यहां तक हम लोग समझ गए थे। अभी देखिए मैंने आपको बिग ओ या बिग ओमेगा बिग थीटा इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझाया, इसके पीछे कुछ रीजन। ठीक है, मैं चाहता तो पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है मैं चाहता हूं कि आप लोग उस डेफिनेशन को समझें, उसके ग्राफ को समझें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ कोड के कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल चुके हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो। तो ये आपका शायद लास्ट वीडियो है, या अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इसके बाद का पार्ट 4 जो आएगा उसमें भी हम लोग कुछ कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे और उसके बाद हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एक तरह से बोल सकते हैं रिकैप या रिवीजन, जो पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो के सबसे फर्स्ट एल्गोरिथम को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं। तो पिछले वीडियो पे एक स्टूडेंट का ये डाउट आया है कि सर इसके एल्गोरिथम, इस कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमें फाइंड आउट करना है और हमें n के वैल्यू को पुट नहीं करना है। उन्होंने ये कंडीशन रखा है कि हमें n के वैल्यू को बिना पुट किए, बिना एज्यूम किए ही निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? तो देखिए काफी आसान, यहां पे देखिए आप पढ़िए, कह रहा है कि i इक्वल्स 10, i का वैल्यू क्या है 10, i लेस देन n, i लेस देन n तक चलेगा और i का वैल्यू बार बार 2 से इंक्रीज हो जा रहा है। देखिए ध्यान देना, यहां पे i 0 नहीं, तो इस कारण से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए
अगर आपको मैं एकदम सिंपल मेथड बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, आई का वैल्यू क्या है 10 है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहली बार हम इसमें 2 को ऐड कर रहे हैं। यहां पे मैं अगर कलर चेंज कर लूं तो आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली बार हम क्या कर रहे हैं, यहां 2 को ऐड कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, फिर इसमें 2 ऐड कर रहे हैं आई के वैल्यू में, फिर क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, फिर 2 को ऐड कर रहे हैं, और 2 को ऐड करते जा रहे हैं कब तक, जब तक कि आई का वैल्यू n ना हो जाए। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू जब तक n से कम रहेगा तब तक हम 2 को ऐड करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जैसे ही आई का वैल्यू n हो गया या n से बड़ा हो गया, हम मान लेते हैं कि n ही हो गया, हम लोग एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं, अप्रॉक्स लेकर चलेंगे, तो जैसे ही n हो गया वैसे ही रुक जाना है, सिंपल सी बात है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपने पूछा था स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आई का इनिशियल वैल्यू था 10, हम इसमें 2 2 2 2 ऐड करते चले गए, कब तक, जब तक ये पूरा वैल्यू n के इक्वल्स ना हो जाए, तब हमारा ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब हमें ये काउंट करना है कि आखिर ये स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि n के टर्म्स में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो आखिर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो 2 है ये कितनी बार ऐड हुआ, ये 2 टोटल कितनी बार ऐड हुआ हमें नहीं पता है भाई, तो हम मान लेते हैं ये 2 टोटल k टाइम्स ऐड हुआ। 10 को अभी आप अलग रखिए, तो जब 2 k टाइम्स ऐड हुआ तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका 10 प्लस 2k, कोई प्रॉब्लम, इक्वल्स n हो गया ना। नाउ अब अगर आप देखें तो यहां पे आपको लिखना है n के टर्म्स में, तो आपको k निकालना है ना कि आखिर ये स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहां पे सिंपल सा अगर आप मैथमेटिक्स लगाएं तो ये हो जाएगा n-10 और ये हो जाएगा k इक्वल्स n-10 डिवाइडेड बाय 2, और इसे अप्रॉक्सीमेटली, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं n/2 y, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां पे n के बहुत बड़े वैल्यू के लिए, अगर आप n का वैल्यू यहां पे मान लिया जाए 1 करोड़ पुट कर दीजिए, ठीक है, जस्ट फॉर इमेजिन, उससे भी बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, और 1 करोड़ को 2 से आप भाग दे दीजिए और 1 करोड़ में 10 घटा के 2 से भाग दे दीजिए, तो थोड़ा बहुत चेंजेज होता है, ठीक है। और भी बहुत बड़े वैल्यू के लिए यहां पे ये नेग्लेक्टिबल हो जाएगा, तो इस 10 को हम अवॉइड कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका n/2। तो फंक्शन जो था आपका यहाँ पे टाइम फंक्शन, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वो आ गया n/2 और ये आया आपका ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है n/2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जो आपने पूछा था, अगर आप बोलिएगा सर ये तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे i इक्वल्स 1 भी होता, फॉर एग्जांपल कुछ इस प्रकार से लिखा होता, ध्यान दीजिएगा जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर कुछ इस प्रकार से लिखा होता i इक्वल्स n, i लेस देन n, i इक्वल्स i प्लस 2, अगर सर कुछ इस प्रकार से होता और यहाँ स्टेटमेंट, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर n/2 आता, तो यहां पे हम 1 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें या आप 1000 से स्टार्ट करें, आपको देखना है यहाँ पे कि ये कांस्टेंट आ रहा है ना, और कांस्टेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है n/2 ही आना है और ऑर्डर ऑफ n होगा आपका। अब ऑर्डर ऑफ n क्यों हुआ पता है ना आपको, मैंने बताया था आपको रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं जरा सा आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, अभी ये ऑनगोइंग कोर्स से चल रहा है, ये टोटल वीडियो सीक्वेंस में मौजूद है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीक्वेंस में देख रहे होंगे। देखिए इसमें मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तब एल्गोरिथम बताया, तब आपको एडीटीज के बारे में बताया, फिर मैंने स्टार्ट किया एल्गोरिथम एनालिसिस, फिर मैंने बताया कैसे एल्गोरिथम लिखे, कैसे एनालाइज करें, रेट ऑफ ग्रोथ देखिए 1.6 लेक्चर में बताया गया है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी चल रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग सीक्वेंस में अगर देखते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नाउ तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला। ऑर्डर ऑफ n का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n का मतलब ये होता है
कि ये मेरा लीनियरली ग्रो कर रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ हमने पढ़ा था ना, तो ये क्या कर रहा है, लीनियरली ग्रोथ कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम इनपुट के साइज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा रन टाइम लीनियरली बढ़ता जाएगा। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर जैसे मान लिया जाए मैं रूम में रह रहा हूं, तो मैंने अपने रूममेट को कहा कि 5 रोटी बना दो। 5 रोटी बनाने में वो 10 मिनट लेता है, और मैंने फिर बोला कि 15 रोटी बना दो, तो 15 रोटी बनाने में अगर वो 30 मिनट ले रहा है, इसका मतलब क्या कि मैं जिस हिसाब से उसे इनपुट दे रहा हूं और उसका रन टाइम लीनियरली ग्रोथ हो रहा है ना। 5 में 10 ले रहा था, 15 में जब मैंने 3 गुना किया तो वो 10 गुना 3 30 मिनट ले रहा है। तो इसी प्रकार से अगर ये मान लिया जाए लीनियरली ग्रो कर रहा है, तो अगर इनपुट का साइज जितना भी है और रन टाइम जितना लग रहा है, तो जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये रन टाइम भी क्या होगा, लीनियरली ग्रो होगा। अब रेट ऑफ ग्रोथ आपका लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, हमने पढ़ रखा है रेट ऑफ ग्रोथ। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कोड की ओर। ठीक है, ये तो हो गया आपका। चलिए, तो नेक्स्ट एक फॉर लूप है हमारे पास। आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, आई लेस देन n तक जा रहा है, और हर एक बारी क्या हो रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे ध्यान देना है, हर एक बार क्या हो रहा है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मान लिया जाए यहां पे मैं आई ले लेता हूं, तो आई का वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स 2। उसके नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर क्यूब। फिर 2 पावर क्यूब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर 4। अब ये कितने टाइम्स चलेगा, वी डोंट नो, ऐसा तो हमको नहीं पता है कि ये कितने टाइम्स चलेगा। तो मान लेते हैं हम कि ये k टाइम्स चलेगा, और उस समय ये i की वैल्यू 2 पावर k हो जाएगी। 2 पावर k पे जाके ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट करना मतलब कि लूप हमारा रुक जाएगा। अब लूप के रुकने की, लूप के टर्मिनेट करने की कंडीशन क्या है कि i हमारा लेस देन n है तो चलेगा। मतलब क्या, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, लूप के टर्मिनेट होने की क्या कंडीशन, लूप हमारा तभी टर्मिनेट होगा जब i बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा n के, है ना। क्योंकि जब तक छोटा रहेगा तब तक तो लूप हमारा चलेगा, जैसे ही i बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा n के, वैसे ही मेरा लूप रुक जाएगा। और हम यहां माने कि k टाइम्स चल रहा था और उस समय 2 पावर k हुआ था i का वैल्यू, तो यहां पे आके लूप टर्मिनेट हो गया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि, या बोल सकते हैं इंग्लिश में सिंस i इक्वल्स 2 पावर k, इसीलिए या हेंस बोल सकते हैं हम लोग कि i का वैल्यू अगर हम यहां रख दे 2 पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब हमें पता क्या करना रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि आखिर मेरा ये जो STMT स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ n। तो इस k को मैं निकाल लूंगा। तो सिंपल सा, अगर मैं इसे मान लू 2 पावर k इक्वल्स n, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स है हम इक्वल्स लेकर चलते हैं, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा, बराबर log बेस 2n। तो टाइम फंक्शन हमारा क्या आ गया, log बेस 2n, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n। ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, n ये मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लोग उतना समझ सकते हैं ना। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ log n, या आप ऑर्डर ऑफ log बेस 2n ये भी लिख सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको लिखना है तो, या ऑर्डर ऑफ log n सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी आया ऑर्डर ऑफ log n। तो आखिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये भी समझते चलना है। तो देखिए जब ऑर्डर ऑफ log n आया, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये n जो है, ये n का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस कोड का रन टाइम लॉगरिथमिक रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे n का साइज, n जब छोटा वैल्यू था तो जितना एग्जीक्यूट हुआ, जब हम n का साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो रन टाइम होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड, वो लॉगरिथमिक तरीके से इंक्रीज होगा, लॉगरिथमिक रेट ऑफ ग्रोथ होगा उसका। अब आ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ समझ में, क्यों मैंने रेट ऑफ ग्रोथ पहले पढ़ाया था? बहुत अच्छे। तो चलिए आई होप आप लोग इस
कोड को समझ गए होंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोड की ओर, और नेक्स्ट कोड लिखा था मैंने, कहाँ गया, एक मिनट, नेक्स्ट कोड आ जाओ। अच्छा, ज्यादा नीचे लिखा गया, कोई बात नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, आई का वैल्यू एन से इनिशियलाइज हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे उल्टा हो गया, अभी जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा ना, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। ये एन से लेकर के 1 तक चल रहा है और 2 डिवाइड करते जा रहा है। फिर वही वाली बात हो गई, हमने आपको याद कीजिए पिछले वीडियो में देखा था कि एक आई प्लस प्लस हो रहा था, दूसरा आई माइनस माइनस हो रहा था। मतलब क्या, मैंने आपको बोला था कि आप 1 to n तक चलिए या n से 1 तक चलिए, चलना तो उतना ही दूर है। पटना से दिल्ली जाइए, दिल्ली से पटना आइए, चलना तो उतना ही दूर है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम होगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n आएगा। अब मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, आप लोगों को फिर बोलिएगा कि सर ने डायरेक्टली लिख दिया, तो मैं बता देता हूं। देखिए i का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n है, वो क्या रहा है n बार, ये i का वैल्यू बार बार आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो पहली बार था n, दूसरी बार हो गया n/2, तीसरी बार हो गया n पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर 2, फिर हो गया n डिवाइडेड बाय 2 पावर q। कैसे होते जा रहा है, बार बार 2 से डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है। अब ये कितनी बार डिवाइड होगा ये हमको थोड़े पता है, तो हम मान लेते हैं कि k बार डिवाइड होगा। तो उस समय i की वैल्यू हो जाएगी n/2 पावर k, और यहां पे जाकर के लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब लूप के टर्मिनेट होने की क्या कंडीशन है, कह रहा है जब तक i बड़ा रहेगा 1 से, 1 के बराबर भी रहेगा, तब तक हम एग्जीक्यूट होंगे। तो कब टर्मिनेट होगा लूप, लूप तब टर्मिनेट होगा जब i आपका छोटा हो जाएगा 1 से। ये है टर्मिनेट होने की कंडीशन। तो i जैसे ही 1 से छोटा होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब i का वैल्यू तो हम देख लिए, यहाँ पे n/2 पावर k है, यहां पर हमारा खत्म हो गया कहानी। तो चूंकि सिंस i इज इक्वल्स n/2 पावर k, हेंस n/2 पावर k इज लेस देन 1, और लेस देन 1 हम अप्रॉक्स मान लेते हैं इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, n/2 पावर k मान लेते हैं 1 है। देखिए एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इस k को निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स 2 पावर k। ठीक है, और k इक्वल्स क्या हो जाएगा, log बेस 2n। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया ना, यहां से कैसे चला गया, ये 2 इधर चला जाएगा तो log बेस 2 हो जाएगा, और ये log बेस 2n हो गया। आई होप आप लोग लॉग फंक्शन पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, है ना, सारे लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो ओवरऑल क्या आया, ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ लॉग n, क्या आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग बेस 2n। तो सेम आपका आया, यानी कि ये आपका जो एल्गोरिथम है ये भी सेम है कि जैसे जैसे आप इस n के वैल्यू को, जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे आप इनपुट के साइज को बढ़ाइएगा, वैसे वैसे आपका रन टाइम लॉगरिथमिक तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। आगे बात समझ में, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी हो तो आप जरूर से कमेंट करें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम को। नेक्स्ट जो हमारा कोड है वो i का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे देखिए जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, i इंटू आई लेस देन n होना चाहिए। अभी तक i पे कंडीशन लग रहा था, अब i इंटू आई पे कंडीशन लग गया, और i प्लस प्लस। कई सारे बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें डायरेक्ट आपको बता दिया है कि कंडीशन आपका ट्रू है। कंडीशन मतलब कि कंडीशन चलता रहेगा कब तक, जब i स्क्वायर, i इंटू आई जब तक लेस देन n है। यानी जैसे ही i इंटू आई बराबर हो जाएगा n के, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने की क्या कंडीशन, ये तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा जब आई स्क्वायर बराबर n हो जाएगा, यानी i बराबर √n हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ √n। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो बहुत आसान था, ऑर्डर ऑफ √n हो गया ये। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि जब आपका देखिए लाइक ऑर्डर ऑफ √n आता है या ऑर्डर ऑफ log n आता है, वहां पे n का जो वैल्यू होता है ना,
वो जब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप n का कोई वैल्यू रख रहे हैं तो आपको पूरा पूरा डेसिमल ना मिले, यानी कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू मिल सकता है। जैसे देखिए पहला वाला जो एग्जांपल था, मैं अगर उसकी ओर बढ़ूं तो कहाँ गया वो 1 मिनट, हाँ यही था ना, हाँ यही वाला एग्जांपल था। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां पे हमारा आया है log बेस 2n। ठीक है, फंक्शन जो हमारा टाइम फंक्शन आया था। लेकिन अगर n का वैल्यू फॉर एग्जांपल, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं यहां पे n का वैल्यू रख दूं 8, n का वैल्यू जब मैं 8 रखूं तो i मेरा 1 से स्टार्ट होगा। 1 के बाद ये चूंकि i इक्वल i इंटू 2 हो रहा है तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 8 हो जाएगा, और 8 इज नॉट लेस देन 8, तो यहां पे लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो चला कितनी बार, 1 पे चला, 2 पे चला, 4 पे चला। और अगर मैं जिस तरह से मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला है, अगर मैं उस पे फिक्स करूं तो ये हो जाएगा log बेस 2 8, और ये हो जाएगा आपका 3। तो बिल्कुल 3 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन ये तो मैंने इनका ऐसा वैल्यू लिया जहां पे ये हम मुझे पूरा पूरा डेसिमल दे रहा था। अगर मैं 9 ले लूं तो चलिए ले लेते हैं। अगर मैं n का वैल्यू ले लूं 9 तो i स्टार्टिंग में होगा 1, उसके बाद 2 से गुना होते जाएगा, तो 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया 4, 4 के बाद हो गया 8, और 8 के बाद क्या हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 16। यहां 2 से क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो ध्यान आपको यहां ये देना है कि आई n का वैल्यू था क्या 9, तो 1 पे भी एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज 1 इज लेस देन 9, 2 पे भी एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज 2 इज लेस देन 9, 4 पे भी एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज 4 इज लेस देन 9, एंड 8 पे भी एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज 8 इज लेस देन 9। यहां पे कंडीशन क्या है, i लेस देन 9 होना चाहिए, i लेस देन n होना चाहिए। लेकिन 16 पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि 16 बड़ा हो गया n से, और इनके वैल्यू मैंने लिया 9। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट कितने टाइम्स कर गया, 4 टाइम्स कर गया। लेकिन जिस तरह से मैंने निकाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं फिक्स करूं उस पे तो ये हो जाएगा log बेस 2 9, और अगर आप इसे निकाले तो वो ये अप्रॉक्स 3.2 समथिंग, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 3.2 समथिंग आता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा हूं कि आंसर आ रहा है हमारा 3.2 समथिंग। तो हम यहाँ पे इसका सील वैल्यू लें या फ्लोर वैल्यू लें, तो देख के आपको पता चल रहा है, एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि आपको सील वैल्यू हमेशा लेना है। तो जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी जो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन निकाला है उसमें जब आप इनका वैल्यू पुट करके रन टाइम निकाल रहे हैं या एग्जीक्यूशन टाइम निकाल रहे हैं, तब आपको क्या करना है, सील वैल्यू लेना है हमेशा। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूं log बेस 2 ऑफ 9 का सील वैल्यू, तो 3.2 का अगर सील वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये एक्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पे कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप इनका वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, तो सील फ्लोर के बारे में पता है ना आपको, देखिए नाम से पता रखिए ना कि छत जो होता है सील बोलते हैं, फ्लोर यानी कि नीचे वाला फर्श हो गया। तो सील का मतलब क्या होता है कि ऊपर जाना है, फ्लोर का मतलब नीचे जाना है। तो फ्लोर रहता 3 पे चल जाते, सील रहता तो 4 पे चल जाते। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सी लैंग्वेज में ही पढ़ना था और मैथमेटिक्स में ही पढ़ना था। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम पे मूव करते हैं। ये भी हमने समझ लिया है, हाँ, कि जब ये डिवाइड होते जा रहा था, अभी हमने चला था 1 से n तक और 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा था। अब इसका उल्टा हो गया, n से चला 1 तक और 2 डिवाइड होते जा रहा है। चलना तो उतना ही टाइम है ना, टाइम तो उतना ही खर्च होगा, तो ऑर्डर ऑफ log n तो आना ही था। नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे कंडीशन में ही क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ये तो सिंपल बता दिया है कि आई स्क्वायर जैसे ही n के बराबर हो जाएगा रूट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, तो आई बराबर आ गया √n, ऑर्डर ऑफ √n। ठीक है, चलिए और अच्छा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट 1 में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था उतना मैं नहीं बताऊंगा। देखिए मैंने सिंपल आपको बताया था कि जब इस तरह का कंडीशन रहे i इक्वल 0, i लेस देन एंड और 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगी। कैसे होगी आप पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, अभी मैं रामायण कहानी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन को क्यों आखिर रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पता है 1 नंबर,
ये एमसीक्यू में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में भी, और बच्चे लोग टिक करके आते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि जहां दो लूप रहा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मार देना है। भैया दो लूप नहीं, जब नेस्टेड रहे ना तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, जब तीन लूप नेस्टेड है तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये सेपरेट लूप है, आप अलग अलग फ्रैगमेंट में डिवाइड कीजिए ना, ये स्टेटमेंट एनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। यहां पे क्या है, जे इक्वल 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ये अलग लूप है, ये बेचारा अपना अलग एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। अगर आप दोनों को कैलकुलेट करें तो 2n होता है। हम यहाँ पे कांस्टेंट को अवॉइड कर देंगे तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ n, ना कि होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 सेकंड इस पे देना है, तो आप ऑर्डर ऑफ n टिक करके आइएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नहीं टिक करना है। यही अगर रहता, हाँ ऐसे फोर लूप रहता एक और उसके अंदर ऐसे फोर लूप रहता तो हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और ये भी जरूरी नहीं है कि दो फोर लूप अंदर है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ही होगा। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, मैं इस कंडीशन के लिए बता रहा हूं। चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। चलिए तो यहां पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मजा आएगा सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक वेरिएबल है सिंपल सा k और उसका वैल्यू है 0। आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, जा रहा है n तक, यानी कि n से कम तक, और बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फोर लूप आपका अलग है भाई साहब, और ये फोर लूप आपका अलग है, तो दोनों को मिक्स हमें नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। अब i 1 से लेकर के n से पहले तक जा रहा है, यानी 1 to n जा रहा है, और i का वैल्यू बार बार 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक होगा। लॉग क्या होगा, लॉग टर्म्स क्या है यहाँ पे n, तो लॉग n हो जाएगा। पढ़ा था ना अभी हमने, बहुत अच्छा। नाउ यहां पे क्या है, j आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, j लेस देन k तक जा रहा है, और j इक्वल्स j इंटू 2 है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा, यही वाला तो सेम है, तो हमने पढ़ा ये क्या होगा, लॉगरिथमिक हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, लॉग, लॉग बताइए, यहां पे टर्म क्या है k, तो ये हो जाएगा लॉग k। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आराम से समझना है, मैं समझा रहा हूं, लॉग k हो जाएगा। अब हम इसे डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि भैया हमें लिखना है n के टर्म्स में, तो इस k को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो k को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो k 0 था, ठीक है, k इक्वल्स क्या था, 0 था, ये k इस स्टेटमेंट में बार बार इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहा है। तो k इक्वल 0 जो था ये आपका इवेल्युएट हो रहा है यहां पे, और यहां पे आपका k यूज हो रहा है। तो ये k जो बार बार प्लस प्लस हो रहा है, ये कितनी बार प्लस हो रहा है, तो भैया लॉग n बार हो रहा है। हो रहा है या नहीं, देखिए ध्यान से समझिए, k था आपका 0, अब ये स्टेटमेंट अगर हम बोले लॉग n टाइम एग्जीक्यूट होगा तो k लॉग n टाइम से बढ़ जाएगा, यानी k बराबर क्या हो गया, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं k बराबर log n हो गया। तो यहां पे k की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, log n लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा log n। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अगर आप इसे ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो गया आपका log n और log n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 1 मिनट, ये आपका ऐड हो, और जब हम इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा log n और प्लस log n। हालांकि ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं। डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये 1 मिनट पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ, तो इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ log n। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो सबसे बिग टर्म्स होता है उसे हम लोग लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो नेग्लेक्टेबल होता है उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हम अगर log क्रॉस log n को देखें तो इसके सामने हम log n को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं इसे ऐड करता तो क्या आता, log n प्लस, मुझे लग रहा था ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड होगा नहीं, ये अलग अलग लिखा जाएगा log n। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं।
ठीक है, तो जब हम इसे अवॉइड कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास log log n, सो ऑर्डर हो गया आपका log log n। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो और यहाँ पे कुछ देखना है क्या? नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो 1 मिनट, नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यहां पे सबसे पहले आई आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से, आई जा रहा है लेस देन n तक, और आई हो रहा है i प्लस प्लस। तो बहुत ही इजी है। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि ये आपका टोटल कितने टाइम चलता है? n टाइम्स चलता है। कितने टाइम चलता है? n टाइम चलता है, जितना भी स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया n टाइम्स, और इस फोर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो इस फोर लूप के कारण चलेंगे n टाइम्स। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट वीडियो जाके देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। अब बात करते हैं सेकंड वाले लूप की। तो सेकंड वाला लूप है j इक्वल्स 1 से जा रहा है लेस देन n तक, और बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने देखा है कि जब ऐसा कंडीशन होगा 1 to n जाएगा और बार बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो लॉगरिथमिक इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग कौन सा टर्म से? यहां n, तो ये हो जाएगा आपका log n। और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है stmt, ये कितनी टाइम एग्जीक्यूट करेगा? log n टाइम। ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ना आपको, मैंने बताया था। चलिए, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n log n n log n 2n log n प्लस ये सिंपल n बच जाएगा प्लस n। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट आपका टाइम फंक्शन। तो देखिए, यही जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था ना सबसे शुरू में कि जो अनडोमिनेंट टर्म्स है उसको हटा देना है, तो इसे तो हम ऐसे ही हटा देंगे। अब क्यों हटा देंगे इसे? जब आप कैलकुलेट कीजिएगा n के बहुत बड़े वैल्यू के लिए, n के बहुत बड़े वैल्यू के लिए, तो 2n क्रॉस log n के सामने n की कोई हैसियत नहीं बाकी रह जाएगी, ये नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, तो इसे हम हटा सकते हैं। अब बच गया 2n log n। तो यहां से हम क्या करेंगे? इस कांस्टेंट को भी हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, क्या आ गया हमारा? ऑर्डर ऑफ n log n। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में किस प्रकार से कैलकुलेट हुआ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट, और यहां पे समरी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस किया है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या है कि एकदम सिंपल सा, अगर कहीं पे रहे 4i इक्वल्स 0 और 0 से लेस देन n तक चले और एक एक बार इंक्रीज होते रहे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n। सिंपल। दूसरा, अगर 0 से स्टार्ट हो, लेस देन n तक चले और 2 से इंक्रीज होते रहे, तब क्या आएगा? बताइए, पार्ट 1 में पढ़े क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ log n ही आएगा। सिंपल, ऑर्डर ऑफ log n ही आएगा। चाहे आप 2000 से इंक्रीज कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। ठीक है, अच्छा मैं log n बोल रहा था, क्या ऑर्डर ऑफ n आएगा। नेक्स्ट, i इक्वल्स n, i ग्रेटर देन 1, यानी कि यहां पे क्या है? n से स्टार्ट होकर के 1 तक चल रहा है, और लेकिन 1 तक नहीं चल रहा है, 1 से पहले तक जो भी हो, और i यहां पे क्या हो रहा है? माइनस होते जा रहा है। तो यहां पे भी सिंपल है, आप इधर से इधर चलिए या इधर से इधर चलिए, जब आप उतना उतना ही फान रहे हैं तो चलना तो उतना ही समय लग जाएगा ना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, मैंने आपको बताया ना कि आप यहाँ एक प्लेस है, मान लिया जाए पटना, यहाँ एक प्लेस है दिल्ली, इतना दूर दूरी। ठीक है, और कोई आदमी जो है ऐसे इतना दूर दूर का कदम लेकर चल रहा है इधर से इधर, तो उसको 1 2 3 4 5 लग जाएगा। इधर से कोई आ रहा है, वो भी इतना इतना दूर का कदम लेकर के चल रहा है, तो उसको भी 5 लग जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? i इक्वल्स 1 से लेस देन n तक चल रहा है और 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो यहां पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक हो जाएगा। रेट ऑफ ग्रोथ आपका लॉगरिथमिक होगा। जैसे जैसे आप इनपुट का साइज बढ़ाते जाइएगा, वैसे वैसे रन टाइम आपका लॉगरिथमिक रेट ऑफ ग्रोथ से इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log n। ये हमने आज ही इसका एग्जांपल देखा है अभी इसी वीडियो में। देन है 1 से लेकर के n तक जा रहा है, लेकिन 3 से ये क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये तो हमने एग्जांपल में नहीं देखा।
आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी आएगा आपका log n। लेकिन यहां पे थोड़ा सा माइनर चेंज क्या हो सकता है, देखिए रेट ऑफ ग्रोथ आपका log n ही होगा, लॉगरिथमिक, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका i इक्वल्स i इंटू 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा log बेस 2n। अगर आपका i इक्वल्स i इंटू 3 है तो ये हो जाएगा log बेस 3n। लेकिन हमें इसे 2 3 थोड़े देखना है, हमें तो देखना है रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। तो भैया रेट ऑफ ग्रोथ तो ऑर्डर ऑफ log n ही आएगा ना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नाउ अब जो लास्ट बचा हुआ है, जैसे हमने देखा है कि यहां पे क्या हो रहा है, n से लेकर के 1 तक चल रहा है, 1 नहीं 1 से पहले तक चल रहा है, जो भी हो n से लेकर के 1 तक चल रहा है और 2 से डिवाइड होते जा रहा है। तो फिर वही बात हुई, इधर से इधर चलिए, इधर से इधर चलिए, जब जितना फान फान के चल रहे उतना फान फान के उधर से आइएगा तो उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ log n ही हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी डिपेंड करता है, i/3 हो सकता है, तो बेस चेंज होगा, जिससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर कोई डाउट्स है, कोई ऐसा कोड है, कोई ऐसा एल्गोरिथम है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे नहीं फाइंड आउट हो रहा है, कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वीडियो तक भी नहीं कमेंट किए तो एक शॉर्ट्स बना के डाल दिया जाएगा आपके लिए, और आपके कमेंट के रिप्लाई में उस शॉर्ट्स का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जहां भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, और चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आए। और देखिए अभी बहुत सारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं एल्गोरिथम रह गया। देखिए अभी हमने व्हाइल लूप को डिस्कस नहीं किया है, व्हाइल लूप को भी डिस्कस करना है ना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ को भी डिस्कस नहीं किया है, कंडीशनल है, आ सकता है क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में। तो व्हाइल और इफ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे एंड ही कर देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस प्लेलिस्ट को आपने सेव कर लिया हो और सीक्वेंस में वीडियो को देख रहे हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।